सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट 4 सांवले सपनों की याद के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट में सालिम अली जो है एक प्रसिद्ध बर्ड वाचर हैं और उनकी मृत्यु से जब उन जो लेखक हैं वो बहुत ही दुखी हुए हैं और उन्होंने अपने दुख को जो उनके मन में जो दुख उभरा है उसे उन्होंने यहाँ पर इस पार्ट में लिखा है। जो लेखक हैं उन्होंने उनको ऐसा लग रहा है जब सालिम अली की शव यात्रा ले जाई जा रही है तो लेखक को ऐसा लग रहा है कि लेखक उनकी मृत्यु को उस ऐसे पक्षी से जोड़ता है जो इस संसार से विदा हो चुके हैं। लेखक को ऐसा लगता है जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर इस संसार से विदा हो जाता है, उसी प्रकार सालिम अली भी ऐसा लग रहा है जैसे उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं और भी थी। क्योंकि जो सालिम अली थे वो प्रकृति और पक्षियों के बारे में जानने का शौक़ रखते थे। तो लेखक का ये मानना है कि अंत समय तक भी जो सालिम अली हैं वो अपनी इस कार्य में लगे रहे थे और इसलिए लेखक को ऐसा लगता है कि शायद उनकी बहुत सी इच्छाएं जो थी अभी भी अधूरी रह गई हैं। दूसरा, उन्होंने ये जो पाठ है सांवले सपनों की याद, इसमें सांवले का अर्थ जो बताया है हल्का काला बताया है। लेखक कहता है जिस प्रकार कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में धुंधली धुंधली सी हमें दिखाई देती हैं और बार बार याद आती हैं हमें, जिनका एहसास हमें ज़िंदगी भर रहता है, ऐसी यादों को सांवले सपनों की याद कहा गया है। और इसमें लेखक ने ये भी बताया है एक उदाहरण देते हुए वृंदावन का, कि जैसे वृंदावन है वहाँ पर जो नदी का जो पानी है, वहाँ के जो पेड़ हैं, वहाँ का जितना भी वातावरण है, वो अगर हम वहाँ जाएं तो हमें वहाँ पर भी कृष्ण के होने का आभास होता है। वहाँ की गलियों में से अगर हम गुजरें तो हमें ऐसा लगता है अचानक से भीड़ में से श्री कृष्ण भगवान आएंगे और अपनी बांसुरी बजाएंगे और सभी लोग उनकी बांसुरी पर मोहित हो जाएंगे। तो लेखक ये कहता है, इसके पश्चात लेखक ने ये बताया है कि जो सालिम अली हैं, हालांकि उनकी उम्र जो है 100 वर्ष तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन लेखक ये कहता है कि अंत समय तक भी उनकी आंखों में एक ऐसा दूरबीन चढ़ा हुआ था कि बिना चश्मे के भी वो दूर तक प्रकृति का नज़ारा देख लेते थे। दूसरा, इसमें लेखक ने बताया है कि एक बार जो सालिम अली है उन्होंने जब देखा कि साइलेंट वैली जो खतरे में है, साइलेंट वैली जो खतरे में है, उस पर रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों का प्रभाव पड़ने वाला है, मतलब वहाँ की जो प्रकृति है उस पर हवाओं से इतना प्रभाव पड़ने वाला है कि वहाँ की प्रकृति का नष्ट होने का खतरा है, जिससे प्रकृति अगर नष्ट हो जाएगी तो वहाँ रहने वाले जो पक्षी हैं उनको भी बहुत दिक्कत होगी, उनका स्थान भी समाप्त हो जाएगा रहने का। तो इन सब चीज़ों से वो चिंतित हो जाते हैं सालिम अली, और इस समस्या का हल के लिए वो चौधरी चरण सिंह से मिलते हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में लेखक ने बताया कि वो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे और जो वहाँ की मिट्टी जो थी केरल की जो मिट्टी थी, वहाँ पर जो पानी की जो पहली बूंद गिरी थी उसके बारे में जानने वाले थे। तो जब प्रधानमंत्री को भी इस बात का पता चलता है, प्रकृति के खतरे का पता चलता है, तो वो भी उनकी इन बातों से दुखी हो जाते हैं और उनका जो है मन भर आता है। तो लेखक ये कहता है कि आज समय बीत गया है, आज सालिम अली भी नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, अर्थात उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसा कौन है जो इस प्रकृति को बचाएगा? आज भी प्रकृति जो है अनेक खतरों से घिरी हुई है। आज का मनुष्य जो है प्रकृति को मतलब अपनी नज़रों से देखता है सिर्फ,
मतलब प्रकृति को प्रकृति की नज़र से नहीं देखता है, प्रकृति के विनाश पर तुला हुआ है। लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, जो नदियों का जल है उसे गंदा कर रहे हैं। तो लेखक ये कहता है कि आज के समय में ऐसा कौन व्यक्ति बचा है जो इस प्रकृति को खतरे से बचाएगा। तो इतना हम पहले भी पढ़ चुके थे बच्चों। आगे हम पाठ को शुरू करते हैं। आगे इस पाठ में ये बताया गया है कि सालिम अली ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, डॉक्टर D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना संभव नहीं है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। देखो इस पाठ में बच्चों, अब लेखक ने एक और है बर्ड वाचर जिनका नाम है D.H. लॉरेंस। उनके बारे में बताया है कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो थी फ्रीडा, उससे कहा गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो वो मना कर देती है, कहती है मेरे लिए अपने पति के बारे में लिखना संभव नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जो है वो उनके बारे में ज़्यादा जानती है। वो क्या कहती है कि वो सचमुच में इतने खुले खुले दिल वाले आदमी थे। मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे होंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, यायावरी मतलब उनकी घुमक्कड़ी, कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते ही रहते थे, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, यानी पक्षियों की खोज में ही निकले हैं, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौटेंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। बच्चों देखो, इस पाठ में लेखक कहता है कि सालिम अली ने अपनी एक आत्मकथा रची जिसका नाम उन्होंने फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा था। जब लेखक को D.H. लॉरेंस की याद आती है, जिनके देहांत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने उनके बारे में कुछ लिखने को जब उनकी पत्नी को कहा गया, तो वो कहती है कि वे अपने पति के प्रेम और व्यवहार को शब्दों में बांधने में असमर्थ है। उनका जीवन खुली किताब जैसा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनसे अच्छा कहीं जानती है। सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए तरीके अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक पल के लिए नहीं डगमगाया। वे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे। आखिर में लेखक बताता है कि सालिम अली का प्राकृतिक अनुभव जो है वो अथाह सागर के समान था और उनको जानने वाले लोग आज भी यही सोचते हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज भी लोग जो है ये सोचते हैं कि शायद आज भी सालिम अली अपनी किसी प्रकृति की और पक्षियों की खोज के बारे में गए हैं और वो वापस लौटने वाले हैं। सभी यही चाहते हैं कि सालिम अली उन सब के पास वापस आ जाएं। तो बच्चों,
ये पाठ इतना ही है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।